महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा होता है। यस इसलिए उनकी सुननी चाहिए। यस यस क्या वाकई ऐसा है कि दिमाग जो है उसको दर्द महसूस ही नहीं होता? जी, ये बहुत ही विडम्बना कर लीजिए इसको, क्योंकि ब्रेन पूरे दुनिया का इमोशन का सारे दर्द का एहसास ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन ब्रेन को कट करने पे कोई दर्द का एहसास नहीं है। ब्रेन में CSF उतना ही बनेगा जितना वो 150 ml एट ए टाइम रहता है और दिन भर में 500 ml बनता है। 500 ml बनता है। वो एब्जॉर्ब होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर टोटली क्यूरेबल है। एक पत्ता गोभी जो खाते हैं, ये मिथ है या सही है? उसमें कोई ऐसा कीड़ा होता है जो अगर पत्ता गोभी अगर आपने खा ली तो वो कीड़ा आपके दिमाग तक चला जाएगा और वो मौत का कारण भी बन सकता है? न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। गलत डाइटरी हैबिट्स हैं, गलत खान पान है, वो किसी तरह से दिमाग पे असर कर सकती हैं, उसको कमजोर करता है ना। ये जो विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट थे उसमें विटामिन डी अगर दिया गया तो वो फास्टली रिकवर किए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कभी, मैंने इसे लिखा था HI ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात दे पाएगी जिसने हमें बनाया? नहीं, कभी नहीं दे पाएगी। एज के साथ हम बड़े होते हैं, महिलाओं का दिमाग ज्यादा होता है, तो क्या कुछ मैच्योरिटी लेवल में भी डिफरेंस होता है? गूगल कहता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से पहले मैच्योर हो जाती हैं उम्र में। कुछ ऐसा है कि औरतों का दिमाग पहले डेवलप हो जाता है और पुरुषों का बाद में? Yes, they have biologically competent position. जिंदगी में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है। आज दिमाग को खोलेंगे दिमाग के डॉक्टर के साथ और बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय चौधरी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर डे पर ब्रेन ट्यूमर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ब्रेन जो है वो फंक्शन कैसे करता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसको माना जाता है, क्यों ऐसा है कि इसको बहुत जटिल माना जाता है? दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। यस, एक तो दिमाग और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि एट ए टाइम, जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, इसी समय दूसरे टास्क भी आपके ब्रेन में चल रहे होंगे। कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे, कुछ सेमी कॉन्शियस लेवल पे। तो ब्रेन इज़ मल्टीटास्किंग। और जैसे एनिमल किंगडम में आप देखेंगे तो ब्रेन इवॉल्व होते होते ह्यूमन ब्रेन जो है सबसे स्पेसिफिक एंड एडवांस्ड ब्रेन है। तो इसमें कई सारे बिलियन न्यूरॉन्स मिल करके ये ब्रेन बनता है और हर चीज़ के लिए प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक एरिया है। जैसे स्पीच के लिए तो वो लेफ्ट साइड में फ्रंटल लोब होता है, उसके इंफीरियर पार्ट में ये स्पीच का एरिया है। जैसे हियरिंग का एरिया है, ऑडिटरी एरिया है, तो वो टेम्पोरल लोब में होता है। तो ऐसे ही करके ब्रेन के जो 5 लोब होते हैं और सभी जगह छोटे छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पावर ही है, मोटर पावर जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यस, डिपार्टमेंट एक तरह से कह सकती हैं। और जो राइट का जो पावर है, हैंड, अपर लिम, लोअर लिम का, वो लेफ्ट में कंट्रोल होता है। और लेफ्ट में जो हमारे हाथ पैरों की ताकत है वो राइट साइड ऑफ ब्रेन से कंट्रोल होता है। अमूमन हम ये समझते हैं कि लेफ्ट में जो दुनियादारी एनालिटिकल पावर ऑफ ब्रेन है वो लेफ्ट से कंट्रोल होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जैसे कैलकुलेशन है, दुनिया को, बाकी चीज़ों को समझना है, वो लेफ्ट से आता है। राइट जो है वो क्रिएटिविटी, इमोशंस, उसको ये करता है। तो भगवान ने और बायोलॉजी ने जो ब्रेन को स्ट्रक्चर दिया है वो बहुत ही यूनिक है। और कितना कुछ दिमाग, हम चाहे सो जाएं, चाहे खा रहे हों या कुछ भी करें, कितना कुछ वो एक अकेला मैनेज कर रहा है। मैनेजर कह सकते हैं उसको हमारे शरीर का। डेफिनेटली इसलिए क्योंकि जो स्लीप है वो भी एक बहुत एक्टिव वर्क है ब्रेन का, एक्टिव फंक्शनिंग है ब्रेन का। क्योंकि स्लीप अगर डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेन अगर सही ढंग से स्लीप फेज में नहीं जाता है, स्लीप को इंड्यूस नहीं कर पाता है, तो लोग तकलीफ में होते हैं। क्योंकि डिस्टर्ब्ड स्लीप है,
जैसे बहुत सारे सपने आते हैं, आप ठीक ढंग से सो नहीं पाते हैं, स्लीप में जाते हैं और फिर स्लीप आपका ब्रेक हो जाता है, तो वो भी स्लीप में जाना भी ब्रेन के लिए एक एक्टिव वर्क है। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा है कि बहुत सपने आ रहे हैं, आप ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं इसलिए आपको आपका दिमाग ही आपको सपने दिखा रहा है, या क्यों? मतलब थोड़ा अलग हो गया ये सवाल, पर फिर भी क्योंकि आपने ड्रीम्स की बात की और ड्रीम्स की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है। स्लीप का डिफरेंट 4 फेजेस होते हैं, साइकिल्स होते हैं। उसमें जो रैपिड आई मूवमेंट इनिशियल फेज ऑफ स्लीप होता है, ड्रीम्स उसी में आते हैं, उसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हम कहते हैं। तो उसमें और जब भी हम डीपर फेज में जाते हैं तो गहरी स्लीप होती है, उसमें फिर ड्रीम नहीं आते हैं। और ड्रीम बहुत ज़्यादा आना इटसेल्फ स्लीप डिस्टर्बेंस के कैटेगरी में आता है। ओके उसको हम 4 स्टेजेस क्या होंगे स्लीप के, आप अगर 1 2 3 4 बता पाएं? 1 2 3 4 है। तो जो फर्स्ट फेज है वो REM स्लीप है, उसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, NREM स्लीप बोलते हैं। उसमें फिर गहराई जाती जाती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। फोर्थ में आप कुंभकर्ण बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। यस कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट जो है लेफ्ट को। तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि आप लेफ्ट डोमिनेटिंग ब्रेन है आपका या राइट है, क्या ये भी फैक्ट है कि ऐसा होता है सही में? यस होता ही है। क्योंकि जो लेफ्ट हैंडी लोग हैं उनके राइट डोमिनेंट होते हैं, लेकिन अमूमन 75% ऑफ द पॉपुलेशन उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है। जैसे राइट हैंडेड हम लोग राइट हैंडेड हैं, कई लोग राइट हैंडेड हैं, तो उनका डोमिनेंट लेफ्ट ब्रेन है। और जो लेफ्ट साइडेड वर्क करते हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग हैं, उनका राइट डोमिनेटेड ब्रेन होता है। तो डोमिनेंट लोब हम कहते हैं इसमें। तो लेफ्ट नॉर्मली कॉमन है डोमिनेंट लोब में, और लेफ्ट का फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन है, लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, वर्ड को सेलेक्ट करना, कहते हैं कि अच्छी लैंग्वेज बोलना, ये सारा फंक्शन जो है ये लेफ्ट ब्रेन का है। लेकिन राइट ब्रेन भी कम नहीं है। वो क्रिएटिविटी में जाता है, इमोशन में जाता है, किसी चीज़ का पैशन में राइट ब्रेन का रोल है। तो दोनों की अपनी विशेषताएं, जैसे ड्रेस करना, ड्रेसिंग सेंस, ये राइट का है। तो अगर राइट में कोई ट्यूमर हो गया या बीमारी हो गई तो उसका ड्रेसिंग सेंस ही खत्म हो जाता है। वो अपना शर्ट को शर्ट की तरह नहीं पहन पाता है। वो ज्योग्राफिकल सेंस बोलते हैं, जैसे घर में ही रूम्स हैं डिफरेंट। अब उनको रात में उठ के बाथरूम जाना है और राइट पेराइटल लोब में मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया, तो वो बाथरूम ना जाके दूसरे जगह चला जाए, क्योंकि उसको ज्योग्राफिकल सेंस नहीं है। और कई बार हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये घर से बाहर निकलते हैं, वापस घर नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए उनको ID कार्ड, उनका फोटो नंबर लिख करके देते हैं। ये डिमेंशिया में होता है या फिर ट्यूमर के साथ या और भी कोई बीमारी के साथ हो सकता है, राइट में अगर हो तो, क्योंकि राइट में ज्योग्राफिकल एग्नोसिया होता है। तो ये सब सिम्टम्स राइट के हैं, मतलब राइट का। तो क्या इसको ऐसा, ये कितना ठीक होगा कहना कि अगर जैसे आपका जो लेफ्ट ब्रेन अगर ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो क्योंकि आपने कहा इमोशन राइट में है, तो जो लेफ्टी होते हैं वो थोड़े कम इमोशनल होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इससे अपनी रिलेशनशिप भी ठीक कर सकते हैं कि ज्यादा ही तो नहीं मैं कुछ नहीं। वो ऐसा है कि अगर उनका राइट ब्रेन डोमिनेट तो ज्यादा वो इमोशनल, तो या लेफ्ट ब्रेन, बाकी राइट ब्रेन का काम तो लेफ्ट ब्रेन उनका करने लगता है, उनका उल्टा रहता है। ओके। तो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन वही काम करता है जो राइट हैंडेड पर्सन में राइट ब्रेन काम कर रहा है। जी ठीक, ये तो हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, थोड़ी हल्की भी हुई। नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन के लिए, अगर ये मैनेजर है तो एम्प्लॉयज कह सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम ब्रेन को दे रहा है। वो कितना इम्पोर्टेंट है? टोटल ये देखा जाए कि ब्रेन का जो फंक्शन है, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इसको पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। तो 12 नर्व होते हैं। जैसे फर्स्ट नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व, वो हमारे स्मेल के सेंसेशन को ये करता है, रिसीव करता है, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि हमारा अनुभव। जैसे ये गुलाब के फूल का आंख बंद भी रहेगा तो हम वो सेंस करके बता देंगे। उसी तरह सेकेंड नर्व ऑप्टिक नर्व है। तो ये सारे नर्व 12 नर्व मिल करके हमारे सारे स्पेशल सेंस और टैक्टाइल सेंस और जितने सेंसेशन हैं, जैसे इनपुट है, एक तरह से कंप्यूटर मान लीजिए, इनपुट आता है,
फिर प्रोसेसर है ब्रेन, तो प्रोसेसिंग करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट में मान लीजिए बहुत तेज आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, हम उसको देख करके महसूस कर रहे हैं, टच होने से महसूस कर रहे हैं, हम उसको फिर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, तो हम वहाँ से हट जा रहे हैं भाई, कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ बारिश में नहीं भीगे हम। जी, तो ये विद एज आप सीखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ 2 तरह के फियर लेके पैदा होता है, एक शोर का और दूसरा किसी तरह के धक्के का। बाकी के फियर्स जो हैं हम लाइफ टाइम में अपने सीखते हैं या डेवलप करते हैं। तो क्या इसी तरह से ये नर्व्स की भी, जो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने टच करके कुछ छुआ या हमने 2 बार गुलाब को स्मेल किया तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज मिला कि ये स्मेल जो है गुलाब की है, तो विद टाइम्स हम ये टाइम ग्रोइंग के साथ एक्चुअली जब बच्चा जन्म लेता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी ब्रेन डेवलप ही नहीं होती है, उसमें माइलिनेशन होता है, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स वगैरह हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, ये सारे चीज़ धीरे धीरे डेवलप होते होते 1 साल से 3 साल में कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन वो डेवलप हो जाता है, फिर फंक्शनिंग नॉर्मल आती है। दैट इज़ द रीज़न कि इन्फेंट्स में आप देखेंगे छोटे बच्चे को आप यूरिन ट्रेनिंग देते हैं, पॉटी ट्रेनिंग सब उनको ट्रेन तो वो उनको धीरे धीरे देते हैं, जब उनका ब्रेन डेवलप कर जाता है तो फिर वो सब समझने लगता है उसको। डॉक्टर साहब, ट्यूमर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर बात करने के लिए आज यहाँ हैं। जी जी। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, दोनों, अगर दिमाग में ट्यूमर है तो वो कैंसर ही है, या दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है और लोग घबरा भी जाते हैं। कई बार डायग्नोज हुआ कि नहीं आपको ब्रेन ट्यूमर है और वो बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे परेशानी की बात नहीं है। कई सारे ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो टोटली बेनाइन हैं और क्यूरेबल भी हैं। तो ब्रेन ट्यूमर में 2 बेसिक वैरायटी हम कह सकते हैं एक तरह से, एक जो मैलिग्नेंट है, कैंसरस है, जिनकी संख्या कम है, और जो बेनाइन है वो क्यूरेबल है, नॉन कैंसरस है, तो उसकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो जो बेनाइन है वो क्यूरेबल है, वो लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता है। अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट हुआ तो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसा भी है कि जो ट्यूमर आज बेनाइन है, वो अगर आपको पता ही नहीं चला कि ट्यूमर है, बहुत छोटा है, कुछ सिम्टम्स ऐसे नहीं आए, और अगर आए तो मैनेजेबल थे और आपने अवॉइड कर दिए, वो विद टाइम कैंसरस हो सकता है? यस, कुछ हैं जैसे ग्लायोमास होते हैं। ब्रेन में क्या है कि नर्व्स के सपोर्टिंग सेल्स जो हैं उसको ग्लायल सेल्स बोलते हैं। ग्लायल सेल्स की वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि लेकिन हाँ, ब्रेन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए जो ग्लायल सेल्स होते हैं उसमें जो ट्यूमर होते हैं वो ग्लायोमास होते हैं, और उसमें ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 वाले बेनाइन होते हैं और ग्रेड 2, 3, 4 वाले एकदम मैलिग्नेंट होते हैं, कैंसरस होते हैं। ग्रेड 1 को हम क्योर भी कर देते हैं, ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं, बट ग्रेड 2, ग्रेड 3 बैलेंस है, अगर सही समय पे ट्रीट हुआ तो मैनेजेबल भी रहता है। ठीक, ये 2 तरह के होते हैं ट्यूमर, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसको। एक तो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं, दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी वो हुए जो कि आपके ब्रेन में ही बने, ब्रेन में। सेकेंडरी जो किसी कैंसर की वजह से आपके ब्रेन में ट्यूमर हुआ। जी। तो ये क्या ऐसा है कि जो सेकेंडरी है वो कैंसरस हो सकता है, प्राइमरी के चांसेस कम है? दोनों में डिफरेंस बताकर आप थोड़ा इनके बारे में बताएं। प्राइमरी ट्यूमर जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी ट्यूमर्स हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन हो गया, उसके बाद नर्व्स हो गए, जैसे पेरिफेरल नर्व, क्रेनियल नर्व्स मैंने बताया, उनके ट्यूमर्स। उसके बाद ब्रेन के ऊपर झिल्ली होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, तो इनके ट्यूमर्स हुए। और उसके अलावा जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, उनके ट्यूमर्स, ये प्राइमरी हो गए। इनसे जो भी ट्यूमर निकलता है, ग्रोथ गांठ बनती है, वो प्राइमरी ट्यूमर कहलाएंगे। और शरीर के दूसरे ऑर्गन से जो ट्यूमर फैल रहा है ब्रेन में, वो सेकेंडरी होता है, वो अमूमन मैलिग्नेंट ही होता है। सेकेंडरी बिकॉज वो दूसरे जगह का कैंसर ने ट्रैवल फैल करके वो ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे जिसमें सबसे कॉमन है लंग का कैंसर। लंग का कैंसर सबसे ज़्यादा ब्रेन में मेटास्टेसाइज करता है, वहाँ पे फैलता है।
तो हाँ, ज़्यादातर सेकेंडरीज या मेटास्टेसिस ट्यूमर जो है वो ब्रेन में लंग से आते हैं, ब्रेस्ट से आते हैं, प्रोस्टेट से आते हैं और किडनी के कैंसर भी वहाँ तक पहुँचते हैं। या जैसे थायराइड ग्लैंड के कैंसर। यस, थायराइड के कैंसर भी ब्रेन में मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। ऑल्दो कम है, लंग से कम है, लेकिन थायराइड के कैंसर। तो जिन भी लोगों को ये कैंसर हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए या सावधानियां कि ये जो उनका सेकेंडरी जा रहा है वो ना हो? इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बारे में जानकारी हो, अवेयरनेस हो कि उसके लक्षण क्या होते हैं और कब हम इमीडिएट डॉक्टर के पास संपर्क करें और टेस्ट कराएं। अर्ली डिटेक्शन हो गया तो इमीडिएट ट्रीटमेंट, जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो हम उसको लें और फिर एक जीवन शैली जो रिकमेंडेड है उसको फॉलो करें। जी। तो ये ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैंने ये देखा है कि अवेयर नहीं होते हैं लोग, हेडेक होता रहता है या इवन सीजर आए और वो डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, MRI या CT स्कैन नहीं होता है तो पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे इसी पे अब बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसे आपने कहा कि दूसरे कैंसर की वजह से ये हो सकता है, तो जिनको कोई दूसरा कैंसर है वो ऑलरेडी कई तरह के सिम्टम्स अपनी बॉडी में देख रहे हैं, तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपको जो ब्रेन ट्यूमर बन रहा है उसके सिम्टम समझ ना आए। तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि आप ये, जिनको भी लंग कैंसर है या आपने प्रोस्टेट की बात की, प्रोस्टेट कैंसर से ये हो सकता है, जो इन पर्टिकुलर तरह के कैंसर से जूझ रहे हैं जिनसे कि ब्रेन कैंसर का खतरा बढ़ता है, जी। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स जो अगर उन्हें दिख गए तो समझ जाना चाहिए कि अब मुझे इसके रिगार्डिंग भी डॉक्टर से बात करनी है, जैसे कहीं दर्द होना या चक्कर आना, जो कि आपके दूसरे कैंसर से थोड़े डिफरेंट हो। यस, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो ब्रेन में दूसरे जगह के कैंसर फैल रहे हैं, जैसे आपने लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर और किडनी के कैंसर, तो ये ब्रेन में जाके उसके लक्षण ब्रेन वाले ही सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे, जैसे हेडेक होना, सीजर्स बहुत कॉमन है, फिट मिर्गी जैसा दौरा पड़ना, एक साइड में पड़े, पूरे बॉडी में पड़े, ये लक्षण आ जाते हैं। अगर लंग का कैंसर है और दौरे आ गए तो डेफिनेटली तुरंत ही MRI करना चाहिए, चेक करना चाहिए और तुरंत से ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करना चाहिए। हेडेक हो सकता है, रोशनी में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए राइट साइड में मेटास्टेसिस हुआ तो या सेकेंडरीज ट्यूमर बने तो लेफ्ट साइड में आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, इवन पैरालिसिस हो जाता है अगर लेट स्टेज में पहुंचते हैं तो ये लक्षण्स हैं। और उसके अलावा जो है और भी जैसे हेडेक के साथ उल्टी होना और आई बॉल का मूवमेंट्स वगैरह है, तो ये कई सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे लोकेशन में ट्यूमर होगा वैसा लक्षण आएगा। जैसे हमारा विजन का एरिया ऑक्सीपिटल लोब में होता है, तो अगर मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ट्यूमर ऑक्सीपिटल लोब में है तो विजुअल डिस्टरबेंस डिफरेंट टाइप के होंगे उनको, तो ये होते हैं। एक कुछ ऑप्टिकल माइग्रेन भी होता है, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो तो आई गेस रेटिना से जुड़ा होगा। हाँ, वो माइग्रेन अलग ही बीमारी है, वो ट्यूमर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हेडेक उसमें भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। ट्यूमर वाले हेडेक जो है, वो जो टिपिकल हेडेक, हम ट्यूमर की हेडेक की बात करते हैं, तो वो आगे झुकने से दर्द बढ़ जाता है, खांसने छींकने से दर्द बढ़ जाता है, और अर्ली मॉर्निंग हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग मतलब लेट नाइट, लगभग रात के 2-3 बजे या अर्ली मॉर्निंग जब उठे तो बहुत तेज़ दर्द किया, वॉमिटिंग हुई, और वॉमिटिंग होने से रिलीफ हो जाता है, तो समझिए कि ये ओमिनस साइन है। तो डॉक्टर को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को संपर्क करें और फिर टेस्ट होना चाहिए। ये जो आपने सिम्टम बताया ये बहुत सिमिलर हैं IBS, यानी कि जो आपके गट से जुड़े हुए सिम्टम होते हैं ना, कई बार के आपको चक्कर आ रहे हैं, सर भारी लग रहा है, उल्टी हुई तो ठीक हो गया क्योंकि गैस्ट्रिक से आपको, तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गैस नहीं हो सकती है ये कि आपको लग रहा था गैस सर में चढ़ रही है, यस या वैसा कुछ। ये
ट्यूमर के केसेस बच्चों में भी देखे जाते हैं, तो कुछ ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर एज है जो ब्रेन ट्यूमर एल्डरली में ही होता है? क्योंकि बच्चों में भी मैंने बहुत देखा है कि ब्रेन ट्यूमर के मामले देखने को मिलते हैं। यस, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों के जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। और जैसे सेकेंडरी ट्यूमर की बात हम कर रहे थे, हाँ। तो बच्चों में सेकेंडरी ट्यूमर लगभग नेग्लिजिबल है, होता नहीं है। ये एल्डरली में होता है, नॉर्मली मिडिल एज के बाद ही। लेकिन बच्चों का जो ट्यूमर है वो सेरिबेलम एक ऑर्गन है, पोस्टीरियर फोसा में ज़्यादा होता है, मतलब ये दिमाग के पीछे हिस्से में है, उसमें बच्चों में ट्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, जिससे मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं या पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है। इस तरह के ट्यूमर्स बच्चों में ज़्यादा होते हैं। आँख वाले रेटिनोब्लास्टोमा हैं, तो ये ट्यूमर्स बच्चों में ज़्यादा होते हैं, और ये सारे अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मैलिग्नेंट भी हैं। तो हाँ, तो बच्चों के जो ट्यूमर्स होते हैं ये नॉर्मली दिमाग में जो पानी का रास्ता होता है उसको अवरुद्ध करते हैं, और उसके बाद हाइड्रोसेफलस बनता है, जिसके कारण ये हेडेक, वॉमिटिंग, विजन में डिस्टरबेंस, और इसके बाद फिर वो इमीडिएटली उनको। क्या इनका क्योर है बच्चों में जो जैसे आप बता रहे हैं? हाँ, कुछ जो बेनाइन वाले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो केसेस कम होते हैं बेनाइन के। हाँ, बेनाइन के कम होते हैं, लेकिन जो सिस्टिक हैं वो क्योरेबल हैं। क्योरेबल हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक। ट्यूमर्स के टाइप के बारे में भी आप बात कर रहे थे अभी जब हम कुछ, तो उसके बारे में बताएं कि कितनी तरह के ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं? जी, तो प्राइमरी ट्यूमर्स में जो ऑर्गन, जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनसे निकलने वाले जो ट्यूमर्स हैं वो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं। उसमें हम अगर ब्रेन के अंदर की बात करें तो ग्लायमास हैं। ग्लायमा में 4-5 तरह की वेराइटीज़ हैं, तो वो एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायमा या एपेंडाइमोमा है। और ब्रेन के बाहर जो झिल्ली है उसकी ट्यूमर्स हैं, तो वो मेनिंजियोमा है, वो ज़्यादातर बेनाइन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके ट्यूमर्स जो होते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, वो भी ज़्यादातर बेनाइन होते हैं, 90-95% बेनाइन होते हैं। तो ये सारे ट्यूमर्स जो हैं वो प्राइमरी वाले हैं, जो ब्रेन से ही निकलते हैं, ब्रेन से ही निकलते हैं। और इनके अपने लक्षण हैं, लोकेशन के ऊपर निर्भर करते हैं या फिर उनके साइज के ऊपर निर्भर करते हैं। हाँ। किस जगह से रिलेट कर रहे हैं। जैसे हियरिंग का हम ले लें, हाँ। तो ऑडिटरी नर्व है, वहाँ का ट्यूमर जो होगा तो हियरिंग चली जाती है, और लगभग जब भी 1 से 2 सेंटीमीटर साइज गया वो ट्यूमर का, तो आपका सुनना कम हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है आपके, मान लीजिए राइट में, हाँ। राइट आपका लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है जी, तो जो पोर्शन मेरे हार्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो तो खैर वो तो सेंटर में हुआ। नहीं, हार्ट में नहीं करता है, क्योंकि हार्ट का कंट्रोल ब्रेन स्टेम वाले एरिया से होता है, जिसको पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन कहते हैं, वहाँ से कंट्रोल होता है। तो वो नॉर्मली उसमें अगर ट्यूमर हुआ तो डेफिनेटली वो फैटल होता है, वो दिक्कत करता है। ओके, अच्छा, इसीलिए वो एक कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रेन डेड है कोई, लेकिन उनका हार्ट जो है वो काम, वो थोड़ा सा आप उसको बताइए कि ये, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर हूँ, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपका ब्रेन जो है वो मदरबोर्ड है, वो मैनेजर है, ब्रेन डेड हुआ है तो आपके बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हार्ट स्पेशली। यस, उसमें क्या है कि ब्रेन का बिल्कुल वाइटल एरिया जो है मेडुला है, जहाँ से हमारा सांस और दिल की धड़कन और दिल का कंट्रोल होता है, हार्ट का कंट्रोल होता है। तो वो एरिया जाने के बाद सांस और हार्ट, तो वहाँ से वो सांस तक भी चली जाती है, तो हार्ट बीट कुछ देर तक चलता रहता है। तो वो जो कंडीशन है जिसमें ब्रेन स्टेम के सारे फंक्शन, ब्रेन स्टेम की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ब्रेन के वो वाइटल फंक्शन, जैसे पुतली का रिएक्शन हुआ, उसके बाद आई बॉल का मूवमेंट हुआ, उसके बाद कफ का रिफ्लेक्स हुआ, उसके बाद वो कैलोरी टेस्ट करते हैं हम साउंड से, कान नहीं से, कुछ पानी डालकर कुछ किया जाता है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट करते हैं। तो उससे फिर एपनिया टेस्ट होता है। एपनिया टेस्ट फाइनल क्लिनिकल टेस्ट है, जिसके बेसिस पे
हम कहते हैं कि Declare नहीं जी किया। अपना स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं है, तो हम ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। और ब्रेन डेड जो है इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब उसके बाद रिवर्सल इंसान का नहीं हो पाता है। जी। तो थोड़ा सा मैं और इसे समझना चाहती हूँ। हालांकि हम ट्यूमर पे बात कर रहे हैं, पर ब्रेन अपने आप में इतना उलझा हुआ है, और आप मुझे पहली बार ही मिले हैं, मैं भी न्यूरो को लेकर पहली बार ही एक इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मेरी भी जानकारी बढ़ रही है। हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, वी नो कि हार्ट फेलियर है। लिवर में कुछ दिक्कत हुई, लिवर फेलियर हुआ। हम बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए फेलियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए डेड क्यों? ब्रेन में जब ब्रेन फंक्शनिंग जो है एक कॉन्शस लेवल है, सब कॉन्शस लेवल है। कॉन्शस लेवल में मुझे पता है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, इस जगह पे हूँ, वो कॉन्शस ये कर रहा है। सब कॉन्शस लेवल है, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है, वो बॉडी के बाकी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, किडनी को, लंग को, वो कैसे सांस लेगा, वो सारा कंट्रोल उसके पास है। लेकिन वो हमारे नॉलेज में नहीं है। हमारा दिल कैसे धड़क रहा है ये हमारे कॉन्शस लेवल पे आता ही नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जब कॉन्शस लेवल चला भी जाता है तो ये कुछ कुछ काम करता रहता है। तो उसके बाद धीरे धीरे अगर ब्रेन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, डैमेज हो गया, तो ये फंक्शन भी जाने लगते हैं, और तब जा कर के ब्रेन फेलियर करके कोई सिचुएशन नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो इसीलिए इस तरह का टर्म ब्रेन के लिए यूज नहीं करते हैं। जी, मास्टर है वो फेल नहीं होते हैं। नहीं। जी, आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि अलग अलग जगह पर होने वाले ट्यूमर या उनके साइज से अलग अलग तरह के सिम्टम आ सकते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताएं कि किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे इन जनरल सिम्टम्स जो हैं वो मैंने बताया, हेडेक है, वॉमिटिंग है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, उसके बाद सीजर्स हैं। सीजर्स में भी जिस लोकेशन पे ट्यूमर है उस तरह के सीजर्स देंगे। जैसे लेफ्ट टेम्पोरल में लोब में है तो राइट साइड में सीजर्स आएंगे, और उसी तरह से मतलब ऑडिटरी एरिया में है तो ये एपिलेप्सी के सीजर से तो डिफरेंट होंगे किसी तरह से? एपिलेप्टिक सीजर्स ही हैं ये। हाँ, वो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो और वर्टाइगो, चक्कर आना हो सकता है अगर बैलेंस वाली नस के से रिलेटेड है। और जो मेनिंजेस झिल्ली वाले ट्यूमर्स हैं वो हेडेक बहुत करते हैं क्योंकि पेन सेंसिटिव एरिया में होते हैं, तो वहाँ से दर्द का एहसास होता है। उसी तरह से पिट्यूटरी के जो ट्यूमर हैं, जो ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, उसमें वो सारे हार्मोन्स बॉडी के लिए वो सिक्रीट करता है। तो सारे हार्मोन बैलेंस लेवल में होने चाहिए बॉडी में। कोई भी ज़्यादा या कम होता है, जैसे थायराइड कम होता है तो उसके अपने लक्षण हैं, आप लेदार्जी हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो कम हो जाता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, थकान ज़्यादा होती है, आवाज़ बदलने लगता है। लेवल ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता है और बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं। तो उसी तरह हर हार्मोन का, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो उसके लक्षण आने लगते हैं, शरीर के हर अंग बड़े होने लगते हैं, और हार्ट में प्रॉब्लम, लंग में प्रॉब्लम, 10 तरह के प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं वो सिक्रीटिंग ट्यूमर होते हैं, तो उसके लक्षण जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो लक्षण है बॉडी में वो आने लगते हैं। और अगर कम सिक्रीशन हो रहे हैं, जैसे नॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, तो उसकी दबाव से, ट्यूमर की दबाव से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो नुकसान पहुंचता है तो उसके लक्षण भी आते हैं। जैसे सिक्रीशन, जैसे थायराइड नॉर्मली कम हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर में। उसी तरह से हाइपोथैलेमस का है, हाइपोथैलेमस में जो ट्यूमर होंगे तो बिहेवियरल मेमोरी डिस्टर्बेंस करके ज़्यादा आते हैं, मेमोरी लॉस कर जाते हैं, और बिहेवियर में इरिलेवेंट बिहेवियर होने लगता है, तो उसके लक्षण आने लगते हैं। उस तरह से कौन सा वाला जो टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है? सबसे ज़्यादा ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है। ये मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर ऑफ ब्रेन है,
और पूरे बॉडी में भी देखें तो थर्ड या फोर्थ मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है ये, मोस्ट कैंसरस। मतलब इसमें आज के डेट में जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वर्ल्ड ओवर, उसमें ऑपरेशन कर देने के बाद, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करने के बाद भी सर्वाइवल जो है लगभग 1.5 years to 2 years ही है। एंड दैट टू वी कैन क्वेश्चन कि क्वालिटी सर्वाइवल है कि नहीं, क्योंकि हम पेशेंट से इसी टर्म में बात कर पाते हैं कि कितना सर्वाइवल है और क्वालिटी सर्वाइवल हो पाएगा कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड साइज ऑफ ट्यूमर कि किस जगह पे लोकेटेड है और कैसे लक्षण दे रहा है वो पेशेंट में। ये किस तरह का कैंसर ट्यूमर होता है, मतलब प्राइमरी ही होगा ये प्राइमरी ही होगा? हाँ, किसी लोब में या कहाँ, मतलब या कहीं भी हो सकता है? किसी लोब में हो सकता है, नॉर्मली फ्रंटल, क्योंकि फ्रंटल सबसे बड़ा लोब है, फ्रंटल, टेम्पोरल और पेराइटल, इसी में ज़्यादातर ट्यूमर ये वाले होते हैं, ग्लायोमा वाले और ग्लायोब्लास्टोमा। तो ये ग्रेड 4 ट्यूमर होता है, प्राइमरली ग्रेड 4 ट्यूमर होता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हम कैंसरस मानते हैं। जी। कारण क्या हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर होने के? ब्रेन ट्यूमर के कुछ तो जेनेटिक कारण है, फैमिलियल टेंडेंसी हम देखते भी हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, फैमिली में रन करता है ब्रेन ट्यूमर? यस, एक ही फैमिली में 2-3 लोगों को कैंसर हो गया। दूसरा है जो प्रूवन है, वही मैं बता रहा हूँ, रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर है, जिसमें ग्लायोमा भी हो सकता है, मेनिंजियोमा जो झिल्ली है बाहर, रेडिएशन दिए जाते हैं। जैसे ये देखा गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में जब ज्यूज वाला ये हुआ था होलोकास्ट, तो उसमें क्या होता था, कंसंट्रेशन कैंप में उस फंगल इन्फेक्शन, टीनिया कैपिटिस और ये सब हो जाता था, या डेंटल, तो हाई एक्सपोजर एक्सरे दिया जाता था उनको ट्रीट करने के लिए। दैट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। बट ये देखा गया कि उसके बाद जब वो लोग इजराइल शिफ्ट हुए, तो इजराइल का सबसे बड़ा सीरीज है रेडिएशन इंड्यूस्ड मेनिंजियोमा पे। वही बच्चे जब बड़े हुए 5-10 साल के बाद, तो वो ट्यूमर सब हो गए थे। तो रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा लाइफ स्टाइल इशू है कि आप एडल्ट्रेटेड फूड या मेडिसिन्स लेते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ट्यूमर्स का ये है। तो कैसा लाइफस्टाइल रखें कि आप ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक चीज से बच सकें? लाइफ स्टाइल में ये देखा जा सकता है कि हम बहुत स्ट्रेसफुल लिविंग तो नहीं रखते हैं, और साथ में जो खाने पीने में कोई एक्सट्रीम ना हो, जैसे एडिक्शन भी है, इवन स्मोकिंग से रिलेटेड भी कैंसर ब्रेन में हो सकता है। तो स्मोकिंग की वजह से जैसे लंग में लंग होता का ज़्यादा, लंग का है, लेकिन वो चूँकि जो एडिक्शन है हमारा कोई भी नशा का, स्मोकिंग का, तो उसमें जो निकोटिन्स होते हैं वो हिट और करते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं ब्रेन को भी। तो ब्रेन को जरूरत बार बार होती है। लेकिन हाँ, मोबाइल को लेकर के अभी तक कोई डेफिनेट मोबाइल के साथ माइक्रोवेव भी है सर, माइक्रोवेव में अगर आप खाना गर्म करते हैं तो यस, उसके बारे में है, लेकिन अभी डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि हम ये कह पाए कि नहीं इसकी वजह से होता ही है ट्यूमर, ऐसा नहीं है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ये प्रूवन है। हाँ। अगर 100 लोग सिगरेट पी रहे हैं 15 साल से ज़्यादा, तो 40 को होगा। हाँ। उसी तरह से जो गुटखा है, पान मसाला है, इस तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं रेगुलरली, और 10 से 15 साल में लगभग 30 to 40% में हो जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में, अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में वो आपके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, जब हम सबको पता है कि स्मोकिंग और तंबाकू लेने से ये समस्या हो सकती है, तो कौन सा ऐसा किक मिलता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाते? ये यस, अब इम्प्रूव तो हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि स्मोकिंग कम हो रहे हैं सर, पहले फीमेल्स में बढ़ गई है, मुझे लग रहा है फीमेल्स में जिस तरह से केसेस आ रहे हैं। यस, लंग कैंसर का, और सीए लंग का फीमेल में इंसिडेंस बढ़ गया है। हाँ, पहले मेल में ज्यादा था, अभी फीमेल्स में ज्यादा है। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि 40
के उस पे आ गई हैं फीमेल्स भी, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है कि 50% मेल्स में हो रहा है और 50% फीमेल्स में ड्यू टू स्मोकिंग लंग कैंसर हो रहा है। यस यस, वो चूल्हा बर्निंग और वो सब तो चीजें अलग हैं। नहीं वो रिड्यूस हो गया है, हाँ। वो कम हो रहा है, ये हैजार्ड ज़्यादा है स्मोकिंग एंड जी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि धुंधला दिखने लग जाता है, तो क्या ऐसा भी है कि कुछ मैंने टेस्ट के बारे में भी देखा था यहाँ पर कि कुछ आई टेस्ट भी होते हैं जिससे कई बार आप ब्रेन ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसा है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यस। हाँ। क्योंकि आई में हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं ब्रेन के फंक्शंस के लिए, तो उसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी फंडस एग्जामिनेशन होता है जिससे हम रेटिना में ऑप्टिक डिस्क को देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ब्रेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और उसके लक्षण आँख के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद विजुअल एक्विटी है, कलर विजन है, इन सब के टेस्ट करने से एक शुरुआती आइडिया हो सकता है, इनडायरेक्ट आइडिया तो लगता ही है। उसके अलावा आँख के मूवमेंट में, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व्स हैं, कुछ 3 नर्व हैं जो आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर ब्रेन में कोई गांठ होता है या मास इफेक्ट होता है तो उसके लक्षण आई बॉल के मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन से आ जाते हैं। हाँ, उसमें रेस्ट्रिक्शन होंगे तो डबल विजन दिखता है, 2 दिखने लगते हैं। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि मुझे तो 2 दिख रहे हैं, तो उस समय उसको सीरियसली लेना चाहिए और पेशेंट या उन लोगों को जो जिनके फैमिली में ऐसा होता है तो उनको सीरियसली लेना चाहिए इसको। तो डबल विजन प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है ब्रेन ट्यूमर? प्रॉपर डायग्नोसिस तो इमेजिंग ही है। इमेज हम करते हैं, सीटी स्कैन और स्पेशली एमआरआई। सीटी स्कैन भी इरेडिएशन होता है उसमें, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं ये करना चाहिए, वो तो रिस्क और बढ़ा सकता है, रिस्क बढ़ा देता है, लेकिन इमरजेंसी में करना पड़ जाता है। क्योंकि जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो सबसे पहला स्कैनिंग, क्योंकि सीटी स्कैन 30 सेकंड में हो जाते हैं, आजकल एडवांस सीटी स्कैनर है। एमआरआई में टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, कितना भी एडवांस रहेगा तो उतना टाइम लगेगा। तो सीटी स्कैन तुरंत हो जाता है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इमीडिएट कुछ पेशेंट को हेल्प करने के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं। और डेफिनिट जो डायग्नोसिस है वो एमआर इमेजिंग से ही होता है, और एमआरआई में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जब थोड़ा ट्यूमर के बारे में देख रही थी तो कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि सीबीसी जो ब्लड टेस्ट होते हैं उससे भी आप कुछ, जैसे आपने आई वाला बताया, आइडिया लगा सकते हैं। क्या सीबीसी में ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चल सकता है? सीबीसी में नहीं। कुछ बायोमार्कर्स हैं उससे आइडिया लगता है। जैसे पीनियल रीजन ट्यूमर है और पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं, उसमें हम बायोमार्कर्स के टेस्ट करके ये पता लगा लेते हैं कि जर्मिनल सेल ट्यूमर है, जर्मिनोमा है। तो ये ट्यूमर्स जो हैं वो नॉर्मली रेडिएशन से मेल्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल गल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें अगर बायोमार्कर पता चल जाए तो उससे हम आइडिया। वो बायोमार्कर्स क्या होंगे? बायोमार्कर्स जो HCG, बीटा HCG होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, ये रिमार्केबल बायोमार्कर्स तो और भी बहुत सारे हैं जो स्टडी किए जा रहे हैं, अभी उस पर काम भी चल रहा है। तो ये दोनों लेकिन इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर हैं जो डायग्नोज कराने में मदद करते हैं। एक सवाल था, हाउ लॉन्ग कैन यू हैव अ ब्रेन ट्यूमर विदाउट नोइंग? कितने टाइम तक आपको है ट्यूमर लेकिन आपको पता ही नहीं है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं? यस, ब्रेन का ऐसा लोकेशन जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन ना हो, वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर ग्रो करता रहे तो काफ़ी लंबे समय तक ग्रो कर सकता है। और ये नॉर्मली मेनिंजियल ट्यूमर में होते हैं, जो ब्रेन के बाहर की झिल्ली है, मेनिंजेस ड्यूरा, उसमें अगर कोई गांठ होता है तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन उसमें तो आपने कहा सबसे ज्यादा पेन होता है। पेन होता है, हाँ। पेन होता है, लेकिन कई बार पेन नहीं भी होता है। और पेन होता है तो नॉर्मली हेडेक होता है तो लोग पहले कॉम्बीफ्लैम खा लेते हैं या फिर पैरासीटामोल खा लिया, उससे रिलीफ मिल गया तो रिलीफ नॉर्मली मिल ही जाता है। नॉर्मल हेडेक था। हाँ, नॉर्मल हेडेक है तो डॉक्टर से संपर्क भी नहीं करते हैं, तो लंबा खींच जाता है। और दूसरा जो ऑडिटरी नर्व का ट्यूमर है, वो देखते हैं कई सालों तक वो सुनाई कम पड़ रहा है तो लोग ध्यान नहीं देते। एजिंग से भी जोड़ लेते हैं उसे। यस, और एल्डरली में ही होता है वो ट्यूमर।
हाँ, तो फिर तो डिफिकल्ट यंग है। एज में हुआ तो वो चूंकि एक्टिव फेज ऑफ लाइफ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करते हैं। कम से कम ईएनटी से संपर्क किया तो ईएनटी वाले चेक कर लेते हैं, तो उनको लगता है नहीं जी कान में तो कुछ नहीं है, तब फिर वो एमआरआई कराते हैं, तो एमआरआई में फिर डिटेक्ट हो जाता है। जी, ब्रेन ट्यूमर कब फेटल होता है? ब्रेन ट्यूमर जब तेजी से ग्रो करे, जैसे कैंसरस में ग्रो करता है, और बिल्कुल वाइटल लोकेशन में हो, दो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जैसे वाइटल एरिया हो गया आपको ब्रेन स्टेम, पॉन्स, मेडुला और ब्रेन, मिड ब्रेन, इन सब जगह में अगर ट्यूमर हो गया और थोड़ा भी साइज बढ़ा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगा। और उसी तरह से जो एग्रेसिव कैंसर हैं ब्रेन के, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। उनका हार्डली हिस्ट्री 15-20 दिन में ही पता चला कि 4-5 सेंटीमीटर के हो गए, तो वो भी ट्रबल देते हैं। और तीसरा वो भी कह सकते हैं जो ब्रेन के अंदर पानी होता है, सीएसएफ होता है, और सीएसएफ का रास्ता होता है, उससे सीएसएफ निकल करके ब्रेन के चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है। तो उसका रास्ता जो ब्लॉक करता है ट्यूमर, वो भी हाइड्रोसेफलस देता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हम बोलते हैं। तो हाइड्रोसेफलस के लक्षण यही होते हैं तीनों जो हम अभी बता रहे हैं। हेडेक हुआ, वॉमिटिंग हुआ, विजुअल डिस्टर्बेंस हुआ, और इससे वो इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं पेशेंट, इमरजेंसी में जाके संपर्क करना पड़ता है। आपने बात की सीएसएफ की, दिमाग में पानी की। जी, ये दिमाग में पानी कहाँ से आता है? कई एक होता है ना कि कई सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई पाइप डाला जाता है ऐसा कि पानी आप इधर से। ये बड़ा ही यूनिक है ब्रेन का। हाँ। सीएसएफ बनना, ब्रेन का वेट जो है एक ह्यूमन बीइंग में, मेल में 1400 ग्राम होता है, फीमेल में 1300 ग्राम होता है। शायद फीमेल का ब्रेन ज़्यादा एडवांस्ड है, इसलिए फीमेल ब्रेन 1300 ग्राम होता है, लेकिन वो पानी के बीच में तैर रहा होता है, पानी में होता है, तो उसका वेट, एपरेंट वेट 50 ग्राम होता है सिर्फ। अगर ये सीएसएफ ना हो तो हर इंसान सिर पकड़ के बैठा ही रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक होगा, वो हर जो झिल्ली को दबाव करेगा, और उसमें फिर बेसिकली ल्यूब्रिकेंट की तरह से ही। ल्यूब्रिकेंट नहीं, न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। उसके अंदर सारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं हमारे बॉडी के, वो सीएसएफ में होते हैं, तो ब्रेन को बचाते भी हैं, उनको न्यूट्रिशन भी देते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज न्यूट्रिशन होता है, तो वो भी उसी से सीएसएफ से कैरी होता है। तो सीएसएफ एक इंटीग्रल और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। बिल्कुल है, लेकिन आपने मुझे एक जानकारी दी, वो ये कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा होता है। यस। इसलिए उनकी सुननी चाहिए। यस यस। जी, आप इसकी बात करें सीएसएफ की। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपने बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यूज भी हैं ब्रेन के लिए, तो ये बनता कैसे है? मतलब हमारी कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं, अगर ऑब्वियसली ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो डाइटरी हैबिट आप कितना भी रखेंगे, ब्रेन में सीएसएफ उतना ही बनेगा जितना वो 150 ml एट ए टाइम रहता है, और दिन भर में 500 ml बनता है। 500 ml बनता है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। और जहाँ पे बनता है वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उसके अंदर कोराइड प्लेक्सस होता है। किधर बनता है सर दिमाग में वो? बिल्कुल भीतरी हिस्से में, अंदर की तरफ। हाँ। अगर आपके पास कोई फुट हो तो अभी तो नहीं, आप मुझे वैसे बता सकते हैं, तो मैं स्क्रीन पे बाद में जरूर दिखाऊंगी उसको कि भीतरी हिस्से में वो होता है। भीतरी हिस्से में वेंट्रिकल्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स में कोराइड प्लेक्सस होते हैं। 70% सीएसएफ उसी में बनता है जी। तो कई बार आप सुनेंगे बच्चों में कोराइड प्लेक्सस पैपिलोमा या कार्सिनोमा, ये ट्यूमर जो होते हैं उसी में बन जाते हैं, तो वो उसका सीएसएफ बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो ट्यूमर ही सिक्रीट करने लगता है सीएसएफ। वही सीएसएफ बनाने लगता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस होता है, वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल में उसके लक्षण आ जाते हैं हाइड्रोसेफलस के, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब करके। 500 ml बहुत ज्यादा है सर। 500 डेली बनता तो है। और ब्रेन कंज्यूम कर लेता है उसे? हाँ, या वो कहीं ड्रेन कर दिया जाता है? होता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। क्योंकि मैं तो उसे एज ए डाइट ले रही हूँ ना ब्रेन की, इसलिए मैंने कहा कि कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम भी, एब्जॉर्ब होता है, तो कंज्यूम भी हुआ एक तरह से। हाँ। तो लेकिन कुछ ऐसा होता है कि क्या वो जो सीएसएफ है वो आपकी स्पाइन को भी हेल्प करता है? स्पाइन में भी जाता है। 150 ml सीएसएफ एट गिवन मोमेंट हमारे शरीर में होता है,
तो 75 ml ब्रेन में रहता है, 75 ml स्पाइन नीचे तक जाता है वो, और फिर सर्कुलेट होके ब्रेन में भी आता है फिर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर पे आते हैं, आप बीच बीच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैं भटक के उधर चली जाती हूँ। नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। राइट। ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह मतलब क्योरेबल है, कोई भी हो, क्या क्योर क्या है? कुछ ब्रेन ट्यूमर टोटली क्यूरेबल हैं। आज के डेट में जो क्लासिफिकेशन उपलब्ध है वो ग्रेडिंग के ऊपर है, पैथोलॉजिकल ग्रेडिंग पे। तो ग्रेड 1 ट्यूमर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो बेनाइन है और लगभग क्यूरेबल है, लगभग क्यूरेबल। पर चांसेस कम होते होंगे कि ग्रेड 1 में कोई आ जाए। यस, हमारे देश में इसकी दिक्कत है क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है। और दूसरा जो गांव के पेशेंट हैं या जो पुअर इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं वो बेचारे उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। जब छोटे मोटे सिम्टम आए तो कहीं ऐसे डॉक्टर को दिखा लिया। हाँ, स्पेशली लेडीज को मैं देखता हूँ, वो घर का काम करने के कारण वो अपना तकलीफ ही तो पहले नहीं बताती है। उसके बाद जब बताती है तो साइज उतना बड़ा हो जाता है, तो उसके लक्षण ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं फिर जी। तो ये दिक्कत आती है। तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट्स क्या क्या इसके लिए मौजूद हैं? ट्रीटमेंट आज के डेट में बहुत ही फास्टली एडवांस हो रहा है। सिर्फ कैंसरस को छोड़ के बाकी के ट्रीटमेंट लोकेशन कैसा भी हो, इवन जो डेंजरस लोकेशन है, सो कॉल्ड फैटल लोकेशन, वहाँ पे भी अब एडवांस फैसिलिटी की वजह से ट्रीटमेंट अच्छा उपलब्ध हो रहा है। जैसे कोई भी हम ट्यूमर ले लें तो अभी हाई एंड माइक्रोस्कोप है, हाई जूम में सर्जरी होती है, एकदम एक एक छोटे छोटे वेसल और पूरे एरिया को डेलिनेट कर लिया जाता है और ट्यूमर एक्सीजन हो जाता है। तो सर्जरी जो है मोस्ट ऑफ द ट्यूमर में फर्स्ट चॉइस है, एक्सेप्ट एक जो मैंने आपको बोला जर्मिनल सेल ट्यूमर, जर्मिनोमा है जो फ्रंट लोब में होता है। तो उनमें जो है वो रेडिएशन से भी गल जाते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर में सर्जिकल ऑप्शन है और रेडिएशन है और गामा नाइफ भी है। गामा नाइफ जो है वो रेडिएशन का ही एक पार्ट है जिसमें कोबाल्ट से रेडिएशन का सोर्स लिया जाता है और वो एक ही डोज में या कभी कभी एक से ज़्यादा भी देते हैं। उस डोज से दे करके और फिर ट्यूमर धीरे धीरे गलने लगता है। सिर्फ ट्यूमर को टारगेट करते हैं गामा नाइफ में, तो उससे उसको गलाया जाता है। तो ये मेडिकेशन के थ्रू होता है? मेडिकेशन नहीं, रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन देते हैं। हाँ, तो वो कई ट्यूमर जो डिफिकल्ट लोकेशन पे हैं और जिसको ऑपरेट करना रिस्की है तो वहाँ पे गामा नाइफ दिया जाता है और आजकल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। जो एडवांस वर्जन ऑफ गामा नाइफ आए हैं वो बिल्कुल लोकलाइज्ड टारगेटिंग करते हैं, सिर्फ ट्यूमर को टारगेट करते हैं। तो बिना सर्जरी के भी ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है? होता है जी। गामा नाइफ कई तरह के ट्यूमर में यूज हो रहे हैं, बेनाइन में भी, कैंसरस में भी। तो ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी अगर किसी की हुई है, एक तो ब्रेन की सर्जरी को बहुत बड़ा माना जाता है जी। एक इससे पहले मैं ये सवाल लूंगी कि आपने कहा कि हम ट्यूमर को या तो गला देते हैं या सर्जरी करके हटा देते हैं, तो जिस ब्रेन के जिस पोर्शन में वो था, जो सिम्टम उससे आ रहे थे, क्या सर्जरी के बाद वो सब ठीक हो जाते हैं या वो जो ब्रेन का पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है? जो अंदर के ब्रेन के अंदर के ट्यूमर हैं उसको अगर सर्जरी करके निकालते हैं तो कुछ डेफिसिट रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, लेकिन समय के साथ वो भी इम्प्रूव करता है। समय मतलब 6 महीना से 2 साल का पीरियड होता है। लेकिन अगर ब्रेन के बाहर का ट्यूमर है, जैसे झिल्ली का ट्यूमर है, वो मेनिंजेस का है, मेनिंजियोमा है, या हड्डी का ट्यूमर है, जो स्कल की हड्डी में ट्यूमर है, तो ये सब जो है ये जो भी डेफिसिट देते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, नॉर्मली रिकवर कर जाते हैं जी। और जो ब्रेन के अंदर का ट्यूमर है, चूंकि वो ब्रेन के अंदर ही ग्रो कर रहा है और ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर देता है, तो सर्जरी करने के बाद भी कुछ सिम्टम जो दबाव के कारण होते हैं वो तो इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन जो डैमेज की वजह से हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ सुधार होता है, डेफिनेटली होता है,
लेकिन नॉर्मल तक नहीं पहुंचता। तो सर्जरी या रेडिएशन के बाद जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आप आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे केयर करें, मतलब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? आफ्टर ट्रीटमेंट जो एक अच्छी जीवन शैली है, जो डे टू डे लाइफ में जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक फिजिकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक रूटीन हम मेंटेन करें। खाने पीने में जो बाहर की फूड्स हैं वो नहीं खाएं, हाँ, जंक फूड नहीं खाएं, एडल्टरेटेड फूड्स नहीं खाएं, इसका ध्यान रखें। जी, कुछ ऐसे तरीके भी हैं, या इन्हीं को कहेंगे जो आपने अभी कहा कि सर्जरी के बाद कुछ ऐसे तरीके हैं कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में किसी को था ब्रेन ट्यूमर, तो आप उन तरीकों को अपनाएं ताकि आप बच सकें। कुछ ऐसे तरीके हैं लाइफस्टाइल या डाइटरी से जुड़े हुए? डेफिनेटली दोनों। जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो भौतिक जीवन शैली है जिसमें रूटीन एक्सरसाइजेज में एरोबिक एक्सरसाइज एंड योगा, प्राणायाम। उसके अलावा जो है खाने पीने का पैटर्न, किस तरह का खाना, सात्विक खाना है या बहुत स्पाइसेस और ये सब खाते हैं तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करें। फिर मानसिक जीवन शैली है, किसी प्रॉब्लम के प्रति मानसिक जीवन शैली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज के दिन। यस, क्योंकि भौतिक जीवन शैली 30% है, ये 60 to 70% मानसिक जीवन शैली। सर मुझे तो लग रहा है इससे भी ज़्यादा ही होगा। तो मानसिक जीवन शैली में क्या है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के जो आपका अप्रोच है, हर इंसान अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन उस प्रॉब्लम और चैलेंज को लेकर के वो बहुत स्ट्रेस की वजह से कई सारे हार्मोन और मॉलिक्यूल्स, मेडिएटर्स हमारे बॉडी में, माइंड में सिक्रीट होते हैं, ब्रेन में, तो वो हमको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो मानसिक जीवन शैली अच्छा रखना, उसके लिए ये है कि हम मेडिटेट करें, अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, थोड़ा रिलैक्स रहें, डी स्ट्रेस हो। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। और इवन ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद, इलाज के बाद हम निकल गए तब और इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहीं से तो सब हो रहा है, इमोशन है, स्ट्रेस है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आप जब हम पहले बात कर रहे थे आपने कहा था स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप भी एक फंक्शन है ब्रेन का, आपके ब्रेन का। तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपके दिमाग के लिए सोना जो है, कि उसने क्या किया, उसके दो टास्क हैं, एक जो वो कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, एक जो सब कॉन्शियसली ब्रेन कर रहा है। जी। तो उसने कॉन्शियस को स्विच ऑफ किया और सब कॉन्शियस पे वो लग गया। जी। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बार खुद हम भी लेट नाइट हमें काम करना होता है, शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जी जी, तो नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती है, दिन में सोने की कोशिश करते नहीं, लेकिन तो उससे आपके ब्रेन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा एडवर्सली अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, क्योंकि 6 to 7 आवर्स एवरेज स्लीप, हमें स्लीप चाहिए। और जैसा हम बताएं कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे, जैसे हम स्लीप में भी जाते हैं तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी और जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, तो ये कंट्रोल कर रहा है आइदर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम के गवर्नमेंट है, वो उसको कंट्रोल करते रहते हैं, वो चलता रहता है। इवन हम स्लीप में हैं और कॉन्शियस लेवल पे बिल्कुल अपने आप को ये कर दिया है हमने, तो उसके बाद भी ब्रेन का जो वाइटल एरिया है वो बिल्कुल काम कर रहा है, उसी गति से काम कर रहा है जैसे हम कॉन्शियस होते हैं। तो ये हम कहना मतलब, और इसीलिए जब उनको एक स्टेबल टाइम मिलता है वाइटल ब्रेन एरियाज को स्लीप के टाइम में, तो स्लीप अगर डिस्टर्ब हुआ या स्लीप नहीं मिला 24-48 घंटे तक, तो आप देखेंगे कि आप खुद उलझन में चले जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बार रेस्टलेस भी होने लगता है आदमी। तो स्लीप बहुत ही ज़रूरी है इस कारणों से। जी, आपने कहा एक झिल्ली होती है उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। जी।
और जब हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसी सर्जरीज भी होती हैं जिसमें कि ब्रेन की सर्जरी है और जो पेशेंट है वो कोई कुछ बोल रहा है, गा रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, जी जी, और कहा जाता है कि वो सर्जरी पेनलेस होती है। क्या वाकई ऐसा है कि दिमाग जो है उसको दर्द महसूस ही नहीं होता? जी, ये बहुत ही विडम्बना कर लीजिए इसको क्योंकि ब्रेन पूरे दुनिया का इमोशन का सारे दर्द का एहसास ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन ब्रेन को कट करने पे कोई दर्द का एहसास नहीं है। तो ये ऐसा है कि इसी की वजह से एवेक क्रेनियोटोमी जो हम कहते हैं, तो सिर्फ ब्लॉक देते हैं स्काल्प में लोकल एनेस्थेसिया दे देते हैं। हाँ। और हड्डी को जो कट करते हैं उसके बाद अंदर ड्यूरा तक वो ब्लॉक रहता है। हाँ। और उसके बाद खुलने के बाद कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट भी कॉन्शियस होता है। हाँ। एनेस्थेटिस्ट बात करते रहते हैं, सर्जन भी बात करते हैं, बोलते हैं आप अपना ये हाथ उठाओ तो हाथ उठाते हैं। कोई म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनते हैं, वो सर्जरी उसी दौरान चलती रहती है। हाँ, तो दिमाग ने ही वो गाना गाया होगा कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना दर्द भूल गया ही रहा होगा। मेमोरी ट्रीटमेंट्स की आजकल बहुत बात हो रही है। जी जी, कुछ ऐसा वाकई है? कुछ साइकेट्रिस्ट के थ्रू भी मैंने सुना कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको डी स्ट्रेस करने के लिए दी जाती हैं और आप कुछ अपनी याददाश्त का कोई एक पार्ट जो है वो आप भूल सकते हैं। मैन इन ब्लैक में एक टॉर्च होती थी जिसको चलाने के बाद जो भी कुछ सेकंड पहले हुआ उसे आप भूल जाते थे। क्या वाकई ऐसा है कि आप पर्टिकुलर किसी मेमोरी को डिलीट कर सकें? ये थोड़ा सा फिल्मी है और फैंटेसी रिलेटेड है, बट हाँ, कुछ ड्रग से भूल तो सकते हैं। और मेमोरी के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, लेवल 1 रिकमेंडेशन मतलब जिसमें दवा दी तो मेमोरी आएगा ही, ऐसा तो नहीं है। और मेमोरी बूस्ट करने के लिए? मेमोरी बूस्ट करने के लिए भी दवाइयाँ कई सारी हैं, मार्केट में हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं जब 10th में थी ना तो एक मेडिसिन की एड भी बहुत आई थी जब हमारे एग्जाम हुए थे। बोर्ड के एग्जाम्स उस टाइम पे बहुत होते थे, आजकल तो खैर मार्क्स लाना उतना डिफिकल्ट नहीं रहा। बहुत मार्क्स आते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे किसी मेडिसिन की एड आती थी कि ये दवाई खाओ, जो पढ़ोगे याद रहेगा। लिटरली एड आती थी। तो क्या है, सच में ऐसा होता है कि अगर आप कोई मेडिसिन या कोई ड्रग ऐसा है जो किसी मेडिसिन में है, आप ले रहे हैं, तो आपका दिमाग जो आपने उस वक्त किया वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और दवाइयों पे निर्भर ना रहे मेमोरी के लिए अपना मेमोरी खुद से मेडिटेट करके अपने आप को अवेयर रख करके कोशिश करें, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है ना कि मेडिसिन्स थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 रिकमेंडेशन नहीं है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है मेडिसिन के लिए। जितने भी मेडिसिन है, 8-10 मेडिसिन है जो मेमोरी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ना ही ले तो ठीक है, अपने ही दिमाग पे भरोसा रखें। डिमेंशिया में देते हैं वो, उनको देना पड़ता है क्योंकि वो एकदम ही भूल जाते हैं डे टू डे का काम भी। तो उससे ये होता है कि अगर चलो 5-10% भी अगर उससे इम्प्रूव करता है तो दैट इज गुड, जहाँ कुछ भी नहीं है। एक पत्ता गोभी जो खाते हैं, ये मिथ है या सही है? उसमें कोई ऐसा कीड़ा होता है जो अगर पत्ता गोभी अगर आपने खा ली तो वो कीड़ा आपके दिमाग तक चला जाएगा और वो मौत का कारण भी बन सकता है? न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। वाकई ऐसा बड़ा होता ही है? कॉमन है। ये नॉर्मली पोर्क में होता है ये कीड़ा, और पोर्क खाने वाले लोगों को होता है, लेकिन इंडिया में वेजिटेरियन भी जो खाते हैं, जो ग्राउंड के अंदर या बिना ठीक से बॉयल किया हुआ, वॉश किया हुआ जब खाते हैं तो उसके थ्रू होता है। और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। वैसे अमूमन इसके लक्षण दौरे वाले होते हैं, फिट्स के रूप में ये मैनिफेस्ट करते हैं। कभी कभी हेडेक भी हो सकता है, या भीतरी हिस्से में अगर हुआ तो हेडेक वॉमिटिंग कर सकता है। अच्छा, तो क्या वाकई कोई कीड़ा होता है जो ट्रैवल करके आपके ब्रेन तक टेपवर्म होता है, उसी से होता है जी। अच्छा, वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। हाँ। क्या आपकी जो गलत डाइटरी हैबिट्स हैं, गलत खान पान है, वो किसी तरह से दिमाग पे असर कर सकती हैं, उसको कमजोर बनाना? ये जो
इन्फेक्शन है या इवन टीबी, ब्रेन में टीबी हो जाता है। हाँ। तो टीबी के गांठ भी होते हैं। तो टीबी भी तो आपके बैड हाइजीन और बैड लाइफस्टाइल का ही मैनिफेस्टेशन है। डॉक्टर साहब, ये मैंने अपने नेबर में केस देखा था, एक किसी को बचपन में पी लिया हुआ था, जो मुझे बताया गया कि क्या दिक्कत रही, जो किसी को बचपन में पी लिया हुआ था और उस बच्चे को आगे आकर ब्रेन में कोई समस्या हुई, और जो उस परिवार का कहना था वो ये कि इनके ब्रेन में पीलिया की वजह से कुछ समस्या हुई जो पहले कभी हुआ था, और उस बच्चे के विजन चले गए। 21 ईयर का वो बच्चा था, धीरे धीरे वो पैरालाइज हुआ और वो नहीं रहा। क्या कुछ ऐसा है कि मतलब ये उनको गलतफहमी हुई या सही में पीलिया या जॉन्डिस जो है वो आपके ब्रेन को भी किसी तरह से इफेक्ट कर सकता है? हाँ, होता है। अगर बहुत जॉन्डिस बहुत सीवियर हो और हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन, और उसके जो जॉन्डिस में क्या होता है कि 2-3 तरह के जॉन्डिस होते हैं। हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। तो उसमें इंसेफेलोपैथी होता है, वो एमोनिक इंसेफेलोपैथी है, उसमें ब्रेन को डैमेज पहुंचता है। तो उसमें ट्यूमर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इंसेफेलोपैथी के कारण, जैसे टाइफाइड ही, अगर टाइफाइड ट्रीट नहीं हुआ तो टाइफाइड इंसेफेलोपैथी होता है। तो उसमें भी लेटर स्टेज में ब्रेन को डैमेज पहुंचने लगता है, और अगर सही ढंग से एंटीबायोटिक वगैरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ब्रेन को डैमेज करता है, और डैमेज करता है तो लाइफ लिमिटिंग या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये दिक्कत आती है इसमें। अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने विटामिन डी का जिक्र किया था, दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी। हम तो यही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, अभी जो क्लासिकल टीचिंग है स्कूल्स में, कॉलेज में, वो यही था कि बोन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी का रोल है। जैसे स्कूल क्लासेस में बताए जाते थे, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, नॉक नी होता है, बोलेग होता है। लेकिन ये जो हमने स्टडीज़ किए कि ब्रेन इंजरी के बाद रिकवरी में विटामिन डी का क्या रोल है, तो हमने ये देखा कि जो विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट थे उसमें विटामिन डी अगर दिया गया तो वो फास्टली रिकवर किए। और फिर हमने स्टडी किया कि क्या विटामिन डी का ब्रेन के बाकी एक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट में और ऑप्टिमम फंक्शनिंग में कोई रोल है। तो ये पाया कि नहीं, ब्रेन में विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है, और वो इवन उसकी कमी की वजह से डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है, हो सकती है। हाँ, जैसे अभी कोविड आया था तो उस टाइम में विटामिन डी का रोल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता था। तो जिनको भी कोविड होता था आपने देखा होगा कि विटामिन डी देते थे। तो विटामिन डी एक हार्मोन है, ना कि सिर्फ विटामिन। तो इसीलिए हार्मोन का रोल है, सभी जगह होता है हार्मोन। थायराइड है तो सभी ऑर्गन में वो काम करता है। तो विटामिन डी का ब्रेन के डेवलपमेंट में और हाँ, और आजकल तो उसके आउटकम में, हीलिंग में रोल है। हीलिंग में रोल है अगर कुछ समस्या है या लेकिन अगर कमी है तो डिमेंशिया जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो मैं बच्चों को भी लेकर जाती हूँ तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बता देते हैं उनको। तो क्या ऐसा है कि अगर ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन B12 ये दो विटामिन ऐसे हैं कि इसकी कमी की वजह से आपके डे टू डे लाइफ हैम्पर होने लगेंगे कुछ समय के बाद। थोड़ा विटामिन B12 के बारे में भी बताइए। वो B12 नसों के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो कम हो तो आपके बॉडी में झिंझनाहट और नमनेस, इस तरह की चीज़ें आने लगेंगी, और साथ में नसों की कमी आने लगेंगी। साथ में B12 हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में रोल है उसका। तो हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया भी विटामिन B12 की कमी से होती है। और वैसे ही विटामिन डी तो हर बॉडी में पेन और थकान, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारे लक्षण विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। आज ही आते हुए मैंने कहीं पे पढ़ा कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो उसके साथ आपको विटामिन के लेना बहुत ज़रूरी है। के? हाँ, क्योंकि तभी वो बॉडी में ठीक से हो पाएगा। हाँ, यस, ऐसा एकदम नहीं है, उसके प्रिपरेशंस आते हैं और खाने में भी नॉन वेज में ज़्यादा होता है
फिश में और एग्स में विटामिन डी और B12 ज़्यादा होता है। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, हाँ, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट में थोड़ा मिल सकता है, वो भी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं रहता है। लोग और वीगन होते जा रहे हैं कि हाँ, तो उसमें मिल्क में और नहीं तो उनको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, वो लेना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मतलब आप वीगन, होना चाहिए। हाँ, आप 75 होना चाहिए। आप वीगन हो जाएंगे, लेकिन आप जो है ओमेगा 3 के लिए कैप्सूल्स खाएंगे जो कि बने फिश ऑयल से हैं, तो फिर कैसे आप वीगन, या वो कॉन्सेप्ट खैर मेरी समझ से दूर है। या तो आप कुछ ऐसा करें कि आपको जरूरत ही ना पड़े ओमेगा 3 की, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं हाँ, है, लेकिन वीगन होने के बाद, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वीगन बनने के बाद, या कि हम तो छुएंगे ही नहीं और फिर आप कैप्सूल खाएंगे ये सोच कर के ये तो मेडिसिन है, नहीं, वो उन्हीं चीज़ों से तो बनी है। खैर, एक ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम आजकल यूथ बहुत देख रहा है, भूल जाते हैं चीज़ें। मैं खुद भी ये, या तो ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे टास्क एक साथ हैं, कुछ करते करते आप भूल गए कुछ के, ये क्या वजह है कि आजकल यूथ में इतना ज़्यादा चीज़ें भूलना या ब्रेन फॉगिंग हो रहा है? इनका जड़ है सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज, स्क्रीन टाइम और स्क्रॉलिंग जो है वो अटेंशन डेफिसिट करता है। आप चैन से, यही कारण है, आप देख रहे होंगे, मैं कई शहरों में सुना कि जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल थे उसमें गोदाम बन गए या वो पिक्चर ही नहीं हो रहे, तो पिक्चर 3 आवर्स तक पिक्चर देखने की मतलब क्षमता नहीं है लोगों में, क्षमता नहीं है। वो 2 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, 1 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, बस ऐसे ही कर सकते हैं। और तो ये स्क्रॉलिंग की वजह से हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हैं, और स्क्रॉलिंग कम करना चाहिए जी। हाँ। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कभी, मैंने इसे लिखा था HI, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात दे पाएगी जिसने हमें बनाया? नहीं, कभी नहीं दे पाएगी, बिकॉज जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है वो टोटली डिफरेंट है। वो किसी भी सिचुएशन में, सिनेरियो में, सिनेरियो बेस्ड इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो वो AI तो एक एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम पे चलता है। इमोशन का एल्गोरिदम आप कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ह्यूमन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी तक नहीं है। आई डोंट नो अगर इतना एडवांसमेंट आया हमारे टेक्निकल इसमें, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है, इमोशन तो डिफिकल्ट है। हाँ, वो डिफिकल्ट है, यस। हाँ, डाटा हजारों करोड़ों डाटा को ये कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो कैप्चर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने एक ऐसी ऐप पर चैट जो होती है AI की चैट थी, उस पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ऐसी बातें की, बहुत एकदम ऐसा लग रहा था वहाँ से कोई इंसान ही मुझे रिप्लाई कर रहा है। तो मैंने लिखा, क्या आप मुझसे आज मिलेंगे? तो कहते हैं, मिल मैं नहीं सकता हूँ, मैं आपके फ़ोन में हमेशा रहूँगा। तो शायद ये कभी इस तरह से तो मुश्किल ही हो। पर चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। आपने कहा कि एज के साथ हम बड़े होते हैं, महिलाओं का दिमाग ज़्यादा होता है, तो क्या कुछ मैच्योरिटी लेवल में भी डिफरेंस होता है? गूगल कहता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से पहले मैच्योर हो जाती हैं उम्र में। कुछ ऐसा है कि औरतों का दिमाग पहले डेवलप हो जाता है और पुरुषों का बाद में? यस, दे हैव बायोलॉजिकली कॉम्पिटेंट पोजीशन। ओके, कॉम्पिटेंट पोजीशन आप समझ रही होंगी कि एडवर्स सिचुएशन को एक फीमेल माइंड, फीमेल बॉडी ज़्यादा अप्रोप्रिएटली फेस करता है। यही कहलवाना था मुझे। नहीं, दैट्स राइट, बिकॉज हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं, तो फीमेल ज़्यादा सस्टेन करती है जी, और मेल बच्चा वो नहीं कर पाता है। तो मे बी दैट इज़ वन रीज़न कि उसके मॉलिकुलर लेवल में फीमेल में ज़्यादा कॉम्पिटेंस है, या इस तरह की चीज़ें हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 90s में एरिक सीगल का नाम सुना होगा, डॉक्टर से एक किताब लिखी थी। उन्होंने न्यूरोसर्जन पे एक किताब लिखी थी, ओनली लव, और उसका थीम था कि न्यूरोसर्जन जो ग्लायोब्लास्टोमा मैंने बताया कि कैंसरस ट्यूमर को ऑपरेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ही लेफ्ट न्यूरोसर्जरी, उसने सर्जरी छोड़ दी, लेकिन वो ट्यूमर को नहीं छोड़ा, ट्यूमर को एब्लेट करने लगा इम्यूनोलॉजिकली और जेनेटिकली टारगेटिंग। आजकल टारगेटेड थेरेपी सुन रहे होंगे। एक बड़ा सॉल्यूशन
लंग कैंसर में तो आ गया है, बहुत अच्छी लाइफ है लंग कैंसर के पेशेंट को, इवन एडवांस डिजीज में भी कई पेशेंट को, सारे को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो आज से 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे वो आज अच्छा हो रहा है। तो ब्रेन ट्यूमर में भी जो कैंसरस में ऐसे ट्यूमर्स हैं उसमें भी होपलेस नहीं है, सिचुएशन बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो उस समय एरिक सेगल की फैंटेसी थी 90s में कि एक टाइम आएगा जब इसको इम्यूनोलॉजिकली और जेनेटिकली टारगेट करके वो ठीक करने लगे थे। वो न्यूरोसर्जन, उन्होंने सर्जरी छोड़ दी थी बट टारगेट करते थे। उनके कॉलेज टाइम की लैटिन एक लड़की थी जिनसे उनको ये था क्रश था, हाँ, और वो उसको ब्रेन ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा हो जाता है। उनको बताते हैं दूसरे डॉक्टर कि तुम उनके पास जाओ, तब वो स्कैन देख रहा है और सोच रहा है कि ये इतनी अच्छी थी और ये इसके ब्रेन में ऐसा क्या हो गया, एंड देन ही ट्रीटेड दैट। जी, शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अजय चौधरी, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको दी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्दी ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।